2014 में भाजपा की सरकार आई, 2011 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। प्रोजेक्ट कांग्रेस की सरकार द्वारा किया जा रहा था, यानी फाइनेंस कांग्रेस गवर्नमेंट दे रही थी। अब भाजपा की सरकार आई, भाजपा के लोगों ने इसको फाइनेंस सपोर्ट किया और इसकी चर्चा को भांपने के लिए उन्होंने अंतर्गत तैयारी शुरू कर दी। सितंबर महीने में 5 सितंबर को ये रिपोर्ट सेल नामक इंटरनेशनल जर्नल साइंस जर्नल में पब्लिश हुआ। ये जो राखी गढ़ी एक्सिबिशन में जो लगभग 14 कंकाल मिले और उसमें एक महिला का डीएनए, एशियन डीएनए को टेस्ट किया गया और इसके आधार पर ये रिपोर्ट बना। कुल मिलाकर 18 पन्नों का ये रिपोर्ट है। क्योंकि साइंस की लैंग्वेज ग्राफिक्स में होती है, संकल्पनाओं में होती है, तो लंबा चौड़ा उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत संक्षिप्त में रिपोर्ट आया, मगर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो साइंस वालों को ही समझ में आता है। 5 सितंबर, 6 सितंबर और 7 सितंबर को ऑल इंडिया में मीडिया में जो उसके हेड थे डेक्कन कॉलेज के, उनके नाम से खबरें आना शुरू हो गई। मीडिया में चर्चा होना शुरू हो गया और मीडिया तय करता है कि आज का ये हेडिंग है तो सारे हेडिंग वही हो गए, फ्रंट पेज पर हेडिंग। 21 मई 2001 को जब डॉक्टर माइकल वामशात का रिपोर्ट साइंस जीनोम में इस जर्नल में प्रकाशित हुआ था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक जर्नलिस्ट को अमेरिका में वाशिंगटन में भेजा गया और उसका न्यूज़ केवल एक अकेले अखबार में आया था, मगर वो फ्रंट पर नहीं आया था। माइकल वामशात का एक न्यूज़ आया, बाकी किसी अखबार में नहीं आया, क्योंकि वो अगर खबर आ जाती तो ब्राह्मणों को शायद 2001-2 में ही भारत छोड़ना पड़ता। जैसा सेल रिपोर्ट के बारे में इसको राष्ट्रीय खबर बनाया, वैसा डॉक्टर माइकल वामशात का जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट की खबर को ब्राह्मण मीडिया ने हाइड कर दिया। उसको राष्ट्रीय चर्चा नहीं बनाया, एडिटोरियल नहीं लिखे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का ही हेडिंग था कि भारत उच्च वर्णीय भारतीय पुरुष का यूरोपियन वंश के साथ इनका डीएनए मिलता है, सेज डीएनए स्टडी। संशोधन का दावा है कि भारतीय उच्च वर्णीय भारतीय पुरुष जो है ये ज़्यादा विदेशी है, ज़्यादा यूरोपियंस हैं, ऐसा विज्ञान कह रहा है। साथियों, 2001 का डीएनए रिपोर्ट क्या कह रहा है, ये पहले आपको संक्षिप्त में बताता हूं। भारत के अंदर 6,500 जातियों में बांटे गए लोगों का आपस में डीएनए एक मिला और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनका आपस में एक मिला, मगर इनका डीएनए भारत के बहुजन समाज के लोगों से नहीं मिला। इसके उल्टा जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, लिंगायत, जैन, इनका भी डीएनए SC ST OBC से मेल खाया और ब्राह्मणों का डीएनए ब्राह्मणों की महिलाओं से भी मैच नहीं हुआ। तो पहले डीएनए रिपोर्ट का ये कहना है कि ब्राह्मण लोग ही, ब्राह्मण पुरुष ही आए थे और यहाँ जब उन्होंने आक्रमण किया तो यहाँ के प्रजा को गुलाम बनाया
और प्रजनन करने के लिए, वंश को जिंदा रखने के लिए उन्होंने यहाँ के महिलाओं का, कुछ महिलाओं का इस्तेमाल किया। यानी इस डीएनए रिपोर्ट, माइकल बामशेत के डीएनए रिपोर्ट से 2-3 तथ्य महत्वपूर्ण सामने आ गए। एक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये इनका डीएनए आपस में एक मिलता है, मगर ये विदेशी है, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य ये मिला कि ब्राह्मणों की औरतों का डीएनए ब्राह्मणों से मेल नहीं खाता। तो तीसरा तथ्य इस तथ्य के साथ जुड़ गया कि ब्राह्मण लोग विदेशी है, इसीलिए उन्होंने वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम को जन्म दिया। तो ये डीएनए रिपोर्ट माइकल बामशेत का ब्राह्मण विदेशी है ये तो सिद्ध करता ही है, मगर वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम का ओरिजिन और मैकेनिज्म भी बताता है। ये खास इस डीएनए की खासियत। दूसरा डीएनए रिपोर्ट जो आया उसका हेडिंग है, सेल में जो प्रकाशित हुआ 2 सितंबर 2019 में, एंड एशियन हड़प्पन जीनोम लैक्स एंसेस्ट्री फ्रॉम स्टेप पैस्टोरलिस्ट और ईरानियन फार्मर्स। इसका हेडिंग है कि अति प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के ठंड पठारी प्रदेश के जंगली लोगों का, यानी स्टेपे पैस्टोरलिस्ट या ईरानी कृषकों का गुणसूत्र का अभाव। इसमें जो स्टेपे पैस्टोरलिस्ट जो शब्द है, ये मान लो भारत की प्रजा को नहीं समझ में आ रहा है, मगर मीडिया के पत्रकारों को, संपादकों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं माना जा सकता। वो गधे हैं, वो मूर्ख है, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। उन्हें मालूम है स्टेपे पैस्टोरलिस्ट किसको कहते हैं। स्टेपे पैस्टोरलिस्ट भारत में रहने वाले ब्राह्मणों के पूर्वजों को कहते हैं, स्टेपे पैस्टोरलिस्ट यूरेशियन। इस रिपोर्ट से सीधा संकेत मिल रहा है कि ब्राह्मणों के पुरखों का, उनके पूर्वजों का यूरेशियन स्टेपे पैस्टोरलिस्ट और ईरानी कृषकों का डीएनए का अभाव राखीगढ़ी में पाया, यानी नहीं मिला। साथियों, ये हेडिंग से सिद्ध होता है कि राखीगढ़ी में ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, मगर उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर वसंत शिंदे को आगे किया गया और उसके साथ नीरज राय जो उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय है, आरएसएस से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है, इन दोनों को आगे किया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में इसकी खबर आ गई। 21 मई 2001 को माइकल बामशेत की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी। उसमें कहा था कि ब्राह्मण भारतीय नहीं है और ब्राह्मणों की औरतों का डीएनए भी ब्राह्मणों से मेल नहीं खाता। अब वही टाइम्स ऑफ इंडिया सेल की इस रिपोर्ट की खबर छाप रहा है, नो आर्यन इन्वेंशन सेज जीनोम रिसर्च ऑन इंडस सिविलाइजेशन। आर्यों का आक्रमण हुआ ही नहीं, सिंधु सभ्यता के आनुवांशिक संशोधन से सिद्ध। साथियों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ब्राह्मण यही के ऐसा ही नहीं कहा, बल्कि शिंदे का जो स्टेटमेंट था उसको आधार बनाकर हेडिंग छापा, ब्राह्मणों का भारत पर आक्रमण ही नहीं हुआ। इसका मतलब ब्राह्मण भारत के मूल निवासी है, ऐसा शिंदे के स्टेटमेंट्स को हेडिंग बनाया। मगर सारी मीडिया में एक अखबार ने सही खबर छापी और नेशनल इंटरनेशनल लेवल का अखबार है। साउथ इंडिया में इसके रीडर ज्यादा है। द हिंदूज में 7 सितंबर को खबर छपकर आई,
सिंधु सभ्यता के निवासियों में भिन्न आनुवंशिक वंशावल थी। जीनोम रिपोर्ट दर्शाता है कि उनके अंदर स्टेप प्रदेश के जंगली या ईरानी कृषकों का गुणसूत्र नहीं मिलता। द हिंदूज में सही खबर छप कर आई ओनली। ब्राह्मण बनिया मीडिया में इस रिपोर्ट को लेकर गुमराह करने वाली खबर छप कर आई, मगर एकमात्र द हिंदूज में इसकी फ्रंट पेज पर खबर छप कर आई। अंग्रेजी अखबार हमारे लोग पढ़ते नहीं है ज्यादातर, तो उनको पता भी नहीं चला। राजस्थान के जयपुर एडिशन में राजस्थान पत्रिका में 7 सितंबर को एक खबर छपकर आई जिसका हेडिंग था, आर्यों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, वे यही के मूल निवासी थे। ये खबर छपकर आई। ऐसी ही खबर जागरण की आई कि आर्य भारत के मूल निवासी है। राजस्थान पत्रिका में ये खबर छपकर आई और लगभग 15 सितंबर को बाड़मेर राजस्थान पत्रिका में दूसरी खबर छपकर आई और उसका शीर्षक है, नए शोध से 2018 के शोध की फिर पुष्टि, आर्य बाहर से ही है भारत में आए। यानी राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर में खबर आई, सभी राजस्थान पत्रिका की जो एडिशन है वो समान टाइटल की आई, और दूसरी खबर बाड़मेर की केवल बाड़मेर एडिशन में आई, बाकी एडिशन में नहीं आई। और ये जो दूसरी खबर है ये भारत के किसी भी अखबार में नहीं आई कि और कोई दूसरा डीएनए रिसर्च हुआ और जिसमें ये सिद्ध हुआ नहीं ब्राह्मण विदेशी है, एक नए दूसरे रिसर्च से सिद्ध हुआ। ऐसी एक लौती खबर केवल एक अखबार में बाड़मेर एडिशन में आई। साथियों, अगर पूरे देश भर के अखबारों को और उनकी खबरों को अगर देखा जाए तो कुछ बातें सामने आती हैं। 1 अक्टूबर को दैनिक भास्कर में अकोला एडिशन में एक हेडिंग आई, मोहन भागवत का फिर डीएनए पर बयान आया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है, इस सच को कोई नहीं बदल सकता। और इस बयान में डीएनए का संदर्भ आया इस न्यूज में। और दूसरी खबर आखिरी का, जब हमने वसंत शिंदे को नोटिस भेजा उसके समय ही आरएसएस का जो मुखपत्र है पांचजन्य, इसमें उनका साक्षात्कार आया, इंटरव्यूज आया, अक्टूबर महीने में आया और उसका हेडिंग है, फर्जी है आर्य द्रविड़ संघर्ष सिद्धांत, डॉक्टर वसंत शिंदे। ये पांचजन्य में आया। साथियों, मीडिया की अगर ये खबरों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वन साइड ये बताया गया कि ब्राह्मण भारत के ही मूल निवासी हैं और वो बाहर से नहीं आए। आगे जाकर इन मीडिया ने और वसंत शिंदे ने यहां तक उछाला कि इंडस सिविलाइजेशन के निर्माता संस्थापक आर्य ब्राह्मण थे। आगे ये भी कहा। अब सवाल होता है, वसंत शिंदे ने आर्य आक्रमणों के सिद्धांत को ही क्यों एजेंडा बनाया? इसका कारण उन्होंने प्रेस रिलीज जब किया तो उसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर VH व्हीलर, VH व्हीलर का उन्होंने रेफरेंस दिया। व्हीलर कौन है और इनको टारगेट करने का क्या मतलब है, इसका एक खास संदर्भ है।
1920 के आसपास अंग्रेज लोगों को रेल की पटरी डालने के लिए सिंध इलाके में रेल की पटरी डालते हुए टीलों को तोड़ रहे थे। उसके नीचे उनको ईंटें मिलना शुरू हुआ, तो इसके लिए उन्होंने सर जॉन मार्शल को इसकी जिम्मेदारी लगाया और 1925 तक यह रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। साथियों, अगर कल्चरली अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी रहस्य पूरी दुनिया का आकर्षण उसकी तरफ होता है कि जिस इंडिया के लोगों को अप्रगत हम मानते थे, 5000 साल पुरानी इनकी सभ्यता मिल रही है और इतने विकसित थे। अगर वो खोज को देखा जाए, हिस्टोरिकल अगर इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए, जब इसकी चर्चा शुरू हो गया उसी दरमियान आरएसएस को पैदा किया गया। जब इंडस सिविलाइजेशन का खोज की चर्चा शुरू हुआ उसी समय आरएसएस का जन्म होता है। व्हीलर ने 1965 के दरमियान जो 1920-25 में एक्सिबिशन हुआ था, व्हीलर ने उसी जगह जाकर दोबारा उत्खनन किया और उन्होंने बहुत सारा रहस्य दुनिया के सामने रखा और दुनिया वालों ने व्हीलर के इस नए रिसर्च को, आर्कोलॉजी को एक्सेप्ट किया और 1966 में उनका रिपोर्ट पब्लिश हुआ। उस रिपोर्ट का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इन्होंने इस नए रिपोर्ट में यह बात सिद्ध किया कि ये इंडस सिविलाइजेशन अपने आप समाप्त नहीं हुई, न ही समुद्र न ही नदी के बहाव के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई, बल्कि आर्य ब्राह्मणों ने आक्रमण करके इस महान प्राचीन सभ्यता को तहस नहस किया, नष्ट किया। और उन्होंने 1966 के समय में आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उनका आर्यों का, ब्राह्मणों का आक्रमण का समय जो बताया, आज जीनोम साइंस भी एक्यूरेट तारीख बता रहा है। उनका अनुमान था कि ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में ब्राह्मणों का भारत पर आक्रमण हुआ है, यानी ईसा पूर्व 2000 में ब्राह्मणों का भारत में एंट्री होता है। अगर आज के साल उसमें काउंट करो तो बराबर 4000 साल पहले ब्राह्मणों का भारत में एंट्री है। उन्होंने शहर के अंदर ऐसी जगह देखी तो वो वर्णन करते हैं, शहर के डीके एरिया में, आर्कोलॉजिकल लैंग्वेज है, डीके एरिया में मुझे 2 कंकाल कुएं के पास पड़े मिले, सीढ़ियों पर उल्टे पड़े हुए थे। अगर मर गए तो दफन कर देते नेचुरली। तो ये कह रहे हैं कि डीके एरिया में मुझे 2 डेड बॉडीज मिली जो उल्टे पड़े थे। वीएस एरिया में घर नंबर 29 से 33 के बीच में जो गली गुजरती है, सड़क गुजरती है, उसमें मुझे 6 डेड बॉडियां मिली और वे भी अस्त व्यस्त पड़ी हुई नजर आई। HR एरिया के एक कमरे में पुरुष, महिला और एक बच्चा, कुल मिलाकर 14 मृतदेह की डेड बॉडीज मैंने देखी। उनमें से कुछ महिलाओं के देह पर इंडस सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के आभूषण थे और उस आभूषण से सिद्ध हुआ ये यही के लोग हैं, क्योंकि उनके आभूषण में सिंधु सभ्यता के आभूषण थे। उन कंकालों के सर पर धारदार हथियार और कुल्हाड़ी से घाव मैंने देखे और ये उन्होंने सिद्ध किया, अगर ये
पानी के बहाव से, नदी के टूटने के बहाव से अगर ये सभ्यता नष्ट हो गई है, तो ये जो मुझे कंकाल मिले हैं, इनके शरीर पर तलवार और कुल्हाड़ी के घाव, गहरे घाव होने का कारण क्या है? तो व्हीलर का कहना है कि इंडस सिविलाइजेशन अपने आप तहस नहस नहीं हुआ, इसको योजना बनाकर नष्ट किया। और यही वो व्हीलर है जिन्होंने ऋग्वेद का आधार लिया आर्कोलॉजी को टैली करने के लिए, और उन्होंने दावे से कहा ऋग्वेद में किया गया वर्णन इंद्र पुरंदर है, पुर को नष्ट करने वाला है। ऐसा जो वर्णन उसका आता है, ये इंडस सिविलाइजेशन को तहस नहस करने का, आर्कोलॉजी को टैली करने का ब्राह्मणों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ऋग्वेद कुछ और नहीं है, इंडस सभ्यता को नष्ट करने का ब्राह्मणों का क्रिमिनल दस्तावेज है, इसलिए गुस्सा है। साथियों, वसंत शिंदे के पीछे मैं और मेश्राम साहब लगे हुए थे। मेश्राम साहब बार बार कहते थे कि शिंदे से वो रिपोर्ट लो, कब तक आ रहा है? 2017 में कहा बस 6 महीने में आ रहा है, 2018 में कहा 2 महीने में आ रहा है, 2018 चला गया, अगस्त में कहा, जून जुलाई में कहा बस खरा साहब 2 महीने में आ रहा है। मेश्राम साहब ने कहा अगर वो नहीं ला रहे हैं तो हमें पूना के अंदर एक मोर्चा, डेक्कन कॉलेज पर मोर्चा लेकर जाना चाहिए, शायद इसके कारण वो रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। जब ये रिपोर्ट आया तब मैं कर्नाटका में था, और फिर मैंने उसी दिन वसंत शिंदे को फोन किया कि सर रिपोर्ट प्रकाशित हो गया, बताया भी नहीं, और रिपोर्ट की कॉपी मुझे कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा आपका ईमेल सेंड करो, मैं आपको भेज देता हूँ। थोड़ी देर में फोन आया, मैं मिश्रा बोल रहा हूँ, शिंदे साहब ने आपको कॉपी भेजने को कहा है। मैंने कहा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं शिंदे साहब का पीए हूँ। मिश्रा ने मेरे मेल पर सेल के अंदर जो प्रकाशित किया रिपोर्ट था उसकी कॉपी भेजा, और जब हमने उसको पढ़ा तब पता चला शिंदे छुपा रहे थे, मगर रिपोर्ट में कुछ और है और मीडिया में कुछ और बोल रहे। राखी गढ़ी का डीएनए रिपोर्ट कहीं भी ये नहीं कहता कि ब्राह्मणों का डीएनए राखी गढ़ी में मिला। राखी गढ़ी का डीएनए रिपोर्ट यही कहता है ब्राह्मणों का राखी गढ़ी के कंकाल में डीएनए नहीं मिला। मीडिया के सामने उन्होंने प्रोपेगेंडा अलग किया। नीरज राय और वसंत शिंदे ने मीडिया के सामने आकर अलग प्रोपेगेंडा किया कि ब्राह्मणों का डीएनए मिलता है। ब्राह्मण यही क्या है? उन्होंने ही सिंधु सभ्यता का सृजन किया, वो उसके संस्थापक हैं। आगे क्या प्रोपेगेंडा किया? आगे जाकर ये प्रोपेगेंडा किया कि आप कह रहे हो कि ब्राह्मण आए थे। हाँ आए थे, मगर ब्राह्मण अब क्या कह रहा है? कितना चालाक है। ब्राह्मण कह रहा है, हम भी एग्री करते हैं, ब्राह्मण आए थे। आपको इतना ही पता है ब्राह्मण आए थे, वो यही के मूल निवासी थे, यही से बाहर गए, और 1000-2000 साल बीतने के बाद वो दोबारा भारत में आए। ये एक नया थ्योरी मीडिया में ब्राह्मणों ने प्रोपेगेंडा किया। ब्राह्मण यही के थे, वो बाहर गए और बाहर से भारत में आए। साथियों, ये राखी गढ़ी के डीएनए टेस्ट में कई सारे साइंटिस्ट हैं, इसमें 5-6 इंडियन लोग हैं। शिंदे बैकवर्ड कास्ट के हैं। शिंदे को लालच दिया, जब 2 बार उनको उनके डेक्कन इंस्टीट्यूट पर मिलने गया। पहले उनके पास पुलिस फोर्स नहीं होती थी, जब उनको मिलने के लिए गया तो पुलिस ने रोका। फिर मैंने कहा बात करो, मैं आया हूँ, तो उन्होंने कहा भेज दो। फिर मैंने उनको पूछा, शिंदे साहब पहले हम मिलते थे तब आपके आसपास पुलिस नहीं होती थी, आज क्या वजह है आपके पास पुलिस है? शिंदे ने लास्ट मीटिंग में बोलने से मना कर दिया, इधर उधर की बहुत बातें की, मगर रिपोर्ट के बारे में उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हैदराबाद में इस पर फाइनल टच हो रहा है, आपको मैं रिपोर्ट भेजूंगा। साथियों, शिंदे को सिक्योरिटी देने का क्या मतलब था? शिंदे लास्ट पीरियड में रिटायर्ड होने के पहले
उनको बड़ा सम्मान किया। आरएसएस भाजपा के लोगों ने उनको डेक्कन कॉलेज का वाइस चांसलर बनाया, फिर फॉरेन में भेजा। अब डेक्कन, अब शिंदे कहाँ पर हैं? शिंदे रिटायर्ड हो गए हैं, मगर डॉक्टर वसंत शिंदे अब डायरेक्टर जनरल नेशनल राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय के वो डायरेक्टर जनरल है अभी वर्तमान में। रिटायर होने के बाद घर में नहीं है। अब इस पर क्यों है, इस पर वो क्यों गए, इसका कारण क्या है? इसका कारण जब हमने ढूंढा तो इंडस सिविलाइजेशन की तरह लोथल की एक बड़ी जो इंडस सिविलाइजेशन के साथ क्लब होती है, इस पर उसका नियुक्ति करने का संबंध है। वो अभी एक नया गेम करना चाहते हैं, इंडस हमारी है, इस पर काम करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। राखी गढ़ी में ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, इसका क्रॉस एविडेंस है। शिंदे इस कमेटी में हेड थे क्योंकि उनके नेतृत्व में उत्खनन हो रहा था। दूसरा एक बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा था और वर्ल्ड लेवल पर रिसर्च हो रहा था। ये एक ही जगह पर रिसर्च हो रहा था, मगर वर्ल्ड लेवल के एशियन कंकाल इकट्ठा कर कर उस पर एक नया वर्ल्ड लेवल का डीएनए रिसर्च हो रहा था। उसका रिपोर्ट अगस्त 2018 में प्रकाशित हुआ। ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 2018 में अगस्त महीने में, इसका टाइटल है द जीनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया। मतलब है दक्षिण और मध्य एशिया की अनुवांशिक संरचना। ये कितने लोगों ने रिसर्च किया? 92 डीएनए एक्सपर्ट साइंटिस्ट लोगों ने लगभग 550 कंकालों पर एशिया, साउथ एशिया, मध्य एशिया में जो एशियन पुराने से पुराने कंकाल जो मिल रहे, इस पर रिसर्च किया और अगस्त 2018 में इसको ग्लोबल लेवल पर प्रकाशित किया। जैसे ही ग्लोबल लेवल पर प्रकाशित किया, इसकी खास और एक बात, इसमें एज अ आर्कोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर वसंत शिंदे भी मेंबर थे। वसंत शिंदे अपने आप नंगे हो जाते हैं। वसंत शिंदे अपने आप कैसे नंगे हो जाते हैं? 2018 में ये जो 92 साइंटिस्ट लोगों का डीएनए रिपोर्ट आया तो ब्राह्मणों में खलबली मच गई। इसमें उन्होंने भारत में आने का मैप भी बताया, कौन से शताब्दी से निकले थे, मध्य एशिया, कहाँ से निकले, यूरेशिया। उनके निकलने का समय ईसा पूर्व 3300 से उस वहां से खिसक गए, आगे आते गए, आगे आते आते कौन से शताब्दी में कहाँ पर है, फिर कजाकिस्तान में कब आए, फिर इंडस सिविलाइजेशन में एंट्री कब किया। एंट्री करने का पीरियड ये डीएनए रिपोर्ट बता रहा है ईसा पूर्व 2000 से 1700 के बीच में उन्होंने इंडस सिविलाइजेशन पर हमला किया। ये इतना बड़ा रहस्य इसमें बताया गया। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण, महाराष्ट्र के ब्राह्मण और भूमिहार ब्राह्मणों का 100% डीएनए यूरेशिया के लोगों से मिलता है। ये भी इस रिपोर्ट में कहा। साथियों, ये रिपोर्ट बहुत बड़ा मूल्यवान डॉक्यूमेंट है। ब्राह्मणों को लगा हम गड़बड़ी करने वाले हैं और ये बाहर आ रहा है। ये बाहर आने की वजह है पीटरसन और रीस डेविड नाम के दुनिया के महानतम साइंटिस्ट। आज की तारीख में ब्राह्मण इन दो साइंटिस्ट लोगों से परेशान है। वो गुमराह करना चाहते। मान लो पाठ्यक्रम में झूठा लिख सकते, मान लो इतिहास की किताबों से पन्ने गायब कर सकते, मान लो शिलालेख का गलत अर्थ बताकर प्रकाशित कर सकते हैं, मगर वो आज डीएनए साइंस का मिस इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं। मगर रीस डेविड और पीटरसन इनको अनुमति नहीं दे रहे। इनके पास जब फाइनल होता है तब दुनिया में रिपोर्ट प्रकाशित होते हैं। ये भी इसके अंदर थे। 2018 का रिपोर्ट पर 92 साइंटिस्ट लोगों ने मोहर लगाई। ब्राह्मण इतने शताब्दी में भारत में आए
तो ब्राह्मणों ने विश्व में जो फैले हुए ब्राह्मण हैं उन्होंने ब्लेम लगाना शुरू कर दिया, ये डीएनए एक्सपर्ट लोगों का है, मगर तज्ञ लोगों की समिति के द्वारा इसको पास नहीं किया गया था, इसलिए हम इसको मान्यता नहीं देते हैं। ऐसा एक माहौल दुनिया में फैलाना शुरू किया। रिच डेविड और उनकी टीम को गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया और 17 साइंटिस्ट लोगों को और जोड़ दिया, 92 प्लस 17 25 साइंटिस्ट लोगों को जोड़कर 92 में जोड़कर हो गए 117 साइंटिस्ट लोगों ने उसमें और एडिशन किया और ब्राह्मणों की बदमाशी सामने लाया। जिस दिन सेल रिपोर्ट सेल नामक इंटरनेशनल साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ, उसी तारीख को उसी समय द साइंस जर्नल में 2018 को जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ 92 का, 117 साइंटिस्ट लोगों ने अपना रिपोर्ट नए सिरे से प्रकाशित किया। अब मीडिया क्या कर रहा है, जो एक ही तारीख को 2 रिपोर्ट प्रकाशित हुए, राखी गढ़ी की चर्चा करवा रहा है, मगर 117 साइंटिस्ट लोगों ने ब्राह्मण विदेशी है ये सिद्ध किया, इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? ये अपने आप एक्सपोज हो जाता है। ब्राह्मण क्या सोच रहा है? ब्राह्मण ऐसा सोच रहा है हम जो कहे वही सच है। अगर एक साथ 130 करोड़ लोगों को अगर कहे दे ब्राह्मण यही क्या है तो क्या होगा? अपोज करने के लिए इनके पास कौन विरोध करने वाला है? और एक शख्स है टोनी जोसेफ ने अर्ली इंडियंस नामक एक डीएनए के ऊपर एक किताब प्रकाशित की। टोनी जोसेफ ये इंडिया का सबसे बड़ा डीएनए का एक्सपर्ट आदमी है, एक्चुअली वो जर्नलिस्ट है। उसने एशियन डीएनए पर किताब लिखा और इसने 2017 में सिद्ध किया ब्राह्मण भारत में आए। जब यह रिपोर्ट आया तो उसको पूछा गया रिपोर्टर लोगों ने, आपका क्या कहना है वसंत शिंदे के लेकर? उन्होंने कहा वसंत शिंदे सही नहीं बता रहे। टोनी जोसेफ ने मीडिया के सामने बताया, मगर इंग्लिश अखबारों में उसके 1-2 जगह इंटरव्यूज आया, मगर जो आम बोली में रीजनल लैंग्वेज में जो अखबार थे टोनी जोसेफ का कोई नहीं आया। मेश्राम साहब ने कहा टोनी जोसेफ से संपर्क करो। हमने टोनी जोसेफ से संपर्क किया, फिर उन्होंने कहा आप सही काम कर रहे हो, दुनिया आपको शुक्रिया अदा करेगी, इनको नंगा करना जरूरी है। हम लोग आपके समर्थन में वर्ल्ड लेवल का माहौल बनाएंगे, आप मैदान में लड़ो। साथियों, और जानकारी लिया तो पता चला कि ये ब्राह्मण लोग यूरेशिया में रहते थे। ईसा पूर्व 3300 के समय में उनकी कम्युनिटी का नाम था यामनिया। ये जो यूरेशियन है, इनके भूभाग का नाम है यूरेशिया। ये यूरेशिया के लोग हैं, मगर इनकी कम्युनिटी का नाम था यामनिया। अब उस रिसर्च में 2018 के रिसर्च में जो 117 साइंटिस्ट लोगों ने किया, इस रिसर्च में यह भी बात सामने आई कि यामनिया लोग घोड़े पर रहते थे। यामनिया लोगों ने घोड़े को पालतू बनाया था और इंडस सिविलाइजेशन के लोगों ने जंगली भैंसों को पालतू बनाया था। जो लिपियां है उसमें ज्यादातर भैंसों के चित्र है। इंडस सिविलाइजेशन में भैंसों के चित्र है, घोड़े का चित्र नहीं है। ब्राह्मण लोग घोड़े पर सवार होकर इतनी दूर वाले इलाके में गए, वो कजाकिस्तान, इराक, ईरान, कजाकिस्तान से इंडिया में आए। उसी समय उनकी दूसरी ब्रांच, वो जंगली थे, ये रिपोर्ट कह रहे वो जंगली थे, आदिम थे। बस उनकी एक ही खास होशियारी थी कि वो घोड़े पर सवार होकर हथियार लेकर दौड़ते थे और वो बहुत ही हिंसक थे, बहुत ही क्रूएल थे। जैसे वो इंडिया की साइड में, इराक, ईरान की साइड में आए, उसी तरह वो यूरोप के साइड में गए और यूरोप के साइड में जंग बहुत घना, यूरोप में ज्यादा घने जंगल थे, अंदर गए, इसीलिए लोग इकट्ठा नहीं रहते थे। कुछ आर्कोलॉजिस्ट लोग कहते 5000 साल पहले हड़प्पा सिटी का पॉपुलेशन 50,000 था, क्योंकि उन्होंने घरों की गिनती की, घरों में रहने वाले मेंबरों की गिनती की, तो उनके आधार पर 5000 साल पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो का पॉपुलेशन, एक सिटी का पॉपुलेशन 50,000 था। यानी दुनिया के लोग
इतने आश्चर्यजनक है कि वहाँ तलम कपड़ा मिलता था, वह औजार मिलते हैं, वह हथियार मिलते हैं, वह 10-10 मंजिल की इमारतें मिलती है। जब ये उत्खनन हुआ तो केदारनाथ पांडे वहाँ पर गए, राहुल सांकृत्यायन हड़प्पा मोहनजोदड़ो में गया, जब होलगा से गंगा लिखा तो उसमें लिखा हुआ है, सारा वर्णन लिखा है। जब आर्य भारत में आते तब वो चर्चा करते, इनको हम हरा नहीं सकते। उन्होंने अपने जीवन चरित्र में लिखा है इतनी महान सभ्यता यहाँ के मूल निवासियों ने पैदा की थी। ये जो यामनिया लोग हैं, इनके बारे में यूरोपियन कंट्रीज के आर्कोलॉजिस्ट और डीएनए साइंस में कई सालों से विवाद चल रहा था इस बात को लेकर कि यूरोप में एक सिविलाइज एशियन 5000 साल पुराना वहां भी यूरोप में सभ्यता मिली। उस सभ्यता का नाम है स्टोनहेंज। ऐसे ऐसे पत्थर खड़े किए हैं, डिस्कवरी में इसको बार बार चलाते मिस्ट्री के नाम पर, आज भी रहस्य है। 5000 साल पुराने ऐसे राउंड में पत्थर खड़े किए और उसके ऊपर पत्थर रखे। जब उसकी खुदाई की हजारों की तादाद में कंकाल मिले, इसलिए आर्कोलॉजिस्ट और साइंस लोगों का इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए डिबेट चला। आर्कोलॉजिस्ट कहते थे ये यही के मूल्यवासियों के कंकाल है, तब डीएनए साइंस वाले कहते थे अगर यही के है तो एक साथ कैसे दफन किए गए। इस पर विवाद हुआ और डीएनए साइंस वालों का दावा था यहां के लोगों को बाहर के लोगों ने आकर हिंसा के जरिए मार डाला होगा, ऐसा डिबेट चला। और डिबेट को सुलझाने के लिए उनकी हड्डियों को लेबोरेटरी में जाकर डीएनए टेस्ट किया और उसके सिलसिले में एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ और इस रिसर्च का कलिस बरान ने 20 मार्च 2019 में एक इंटरनेशनल आर्टिकल पब्लिश किया। इतिहास में अत्यंत निर्दयी क्रूर लोगों की जानकारी प्राचीन डीएनए रिसर्च के माध्यम से सामने आई और वो डीएनए है इन यूरेशियन ब्राह्मणों के पुरखों का, यामनिया लोगों का। उनका कहना है, क्या कहना है कि यामनिया लोग जैसे इंडिया की तरफ आए वैसे यूरोप में गए और वहां के उन्होंने पुरुषों को कत्लेआम किया, एक भी पुरुष को छोड़ा नहीं, क्योंकि वो झुंड में रहते थे, इकट्ठा नहीं रहते थे, कबीले बनाकर रहते थे। तो इन ब्राह्मण यामनिया लोगों ने यूरोप के साइड जब गए तो इन्होंने वहां के पुरुषों की हत्याएं की, महिलाओं की हत्याएं नहीं की। यामनिया लोगों ने उनकी महिलाओं का इस्तेमाल किया और उनसे एक नई प्रजा पैदा की। डीएनए साइंस ने उनको नाम दिया, एक नई संतान पैदा होगी यामनिया लोगों के कारण, और उन संतान को यूरोप में आज कहते कार्डेवियर वंश के लोग तैयार हुए। आज वो कार्डेवियर के लोगों ने नया जनरेशन पैदा किया। अब वो ओरिजिनल अब भेसड़ हो गया, मिक्स हो गया, यामनिया आ गया, महिला मूलतः वही की नेटिव थी। उन दोनों के मिश्रण से एक नया वंश तैयार हुआ, उसका नाम है कार्डेवियर। अब वो जो अभी का जो वंश है उसका नाम है बिल बिकर। ये नया वंश तैयार हो गया, वहां बहुत प्रॉब्लम है साथियों। पुरुषों की हत्याएं की, महिलाओं का प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया, ऐसा उन्होंने किया। तो सवाल होता है इंडिया में आकर उन्होंने क्या किया? इंडिया में आकर भी उन्होंने यही किया, पुरुषों की हत्याएं की। मगर इतना सारा भूभाग में फैले हुए मूल निवासी, वो भी सभ्यता के जनक लोगों को मारना संभव नहीं था। इसलिए दहशत पैदा करने के लिए कुछ पुरुषों की भारी संख्या में हत्याएं की गई। ये व्हीलर के डॉक्यूमेंट से सिद्ध होता है। और उन्होंने कुछ महिलाओं का इस्तेमाल करके अपनी संतानों को पैदा किया। इसलिए माइकल बामशेफ ने यही कहा कि ब्राह्मणों ने महिलाओं का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके वर्ण और कास्ट सिस्टम को पैदा किया। वो मिक्स नहीं हो सके हम लोगों में, जैसे वहां यूरोप में हो सके। मगर साथियों, जो ब्राह्मण ये प्रचार करता है कि ब्राह्मण यही के हैं और यहां से बाहर गए, ये जो मीडिया में प्रचार किया, जब तक इसको साइंस के आधार पर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम ब्राह्मणों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते। इसके लिए हम भारत के मूल निवासी लोग रीस डेविड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि रीस डेविड ने 2017-18 में ही एशियन डीएनए पर अपना बुक पब्लिश किया।
उनको मालूम था वसंत शिंदे और नीरज राय ये नए डीएनए रिसर्च को गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं। उन्होंने जितना संभव हो सका रिपोर्ट में मिलावट नहीं करने दिया, मगर ये रिपोर्ट में 2018 के रिपोर्ट में और राखी गढ़ी के रिपोर्ट में दो कॉन्सेप्ट है जो आम लोगों को समझ में नहीं आ सकती, वो है एएनआई और एएसआई। एएनआई और एएसआई, ये एएनआई क्या है? ये एएनआई है एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस और एएसआई का मतलब है एंसेस्ट्रल साउथ इंडिया। यानी उन्होंने कहा भारत में दो वंश के लोग रहते हैं, एक नॉर्थ में द्रविड़ लोग, साउथ नॉर्थ में दूसरे लोग आर्य लोग और साउथ में द्रविड़ लोग। ऐसी एक कॉन्सेप्ट कॉन्स्पिरेसी की और इस कॉन्स्पिरेसी का जन्म 2008 में हुआ। ये 2009 में ब्राह्मण कह रहे कि आर्य यही कहते यहां से बाहर गए, मगर इसका जन्म कब हुआ? 2008 में हुआ। इसकी जानकारी रीच डेविड ने अपने किताब में हु वी आर एंड फ्रॉम वेयर वी गॉट हियर, इस किताब में बाज़ाब्ता उन्होंने ग्लोबल लेवल पर प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने इस बात का रहस्य उद्घाटन किया है। उन्होंने ये तो साइंस के आधार पर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा गया किताब है, मगर इसमें उन्होंने ऐसा लिखा जैसे वो कोई बायोग्राफी लिख रहे। वो बात मैं इस मौके पर आपको समझाना चाहता हूँ। उस बात को अगर हम समझेंगे तो मीडिया और ब्राह्मणों को, आरएसएस, भाजपा को हम नंगा कर देंगे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कहा, मैं उन्हीं के शब्दों में आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरे जीवन भर के संशोधन कार्य में अत्यंत तनावग्रस्त ऐसा समय अक्टूबर 2008 का था, जब मैं और मेरे सहकारी निक पीटरसन हैदराबाद को सफर करके सिंह और थंगराज इनको मिलने के लिए गए थे। दिनांक 28 अक्टूबर 2008 के दिन हमारी मीटिंग बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही। हमारा पूरा संशोधन ही खारिज करने की धमकी थंग और सिंह दे रहे थे। मीटिंग के दरमियान हमने उन्हें हमारे संशोधन का प्राथमिक रिपोर्ट दिखाया था, जिसमें ऐसा स्पष्ट किया था कि भारत के लोग यह प्राचीन समय के दो बड़े समूह के सम्मिश्रण से तैयार हुए हैं और उनमें से एक समूह वेस्ट यूरेशियन यह है। ब्राह्मणों के लिए उन्होंने अलग साइंस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की कि दो वंश के लोग भारत में रहते हैं और एक वंश का नाम है वेस्ट यूरेशियन और एक नेटिव लोग। तो ब्राह्मणों के लिए उन्होंने साइंस में यह कहना चाहिए का वेस्ट यूरेशियन ये है। सिंह और थंगराज इन्होंने हमारे इस संशोधन पर आक्षेप किया और कहा कि आपके इस रिसर्च से वेस्ट यूरेशियन लोग यह बड़ा जत्था बनाकर भारत में आए थे, ऐसा निष्कर्ष निकलता है, मगर इस निष्कर्ष, इस निचोड़ को कोई सबूत नहीं है, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने ऐसा भी बोलना शुरू किया कि भारत से भी पूर्व की ओर और यूरोप की ओर लोगों का स्थलांतर हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने किए हुए उनके ही फिर उन्होंने आधार दिया। थंगराज ने 2008 को महिलाओं का डीएनए टेस्ट किया था, टैली एससी एसटी ओबीसी से किया था और थंगराज के 2008 का रिपोर्ट कहता है एससी एसटी ओबीसी का 100% मैच होता है और महिलाओं का भी मैच होता है। तो इन्होंने उनके रिसर्च को याद दिलाकर कहा, उन्होंने किए हुए उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिसर्च से मात्र यह स्पष्ट होता है कि भारत की वर्तमान की महिलाओं का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यह इसी उपखंड का है, वह यूरेशिया का नहीं है। यह सच होने के बावजूद भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए संशोधन के आधार पर वेस्ट यूरेशियन लोगों का भारत में आगमन हुआ। इस प्रकार के संशोधन का हिस्सा बनने के लिए थंगराज और सिंह बिल्कुल तैयार नहीं थे। यानी थंगराज पलट गए अपने ही डीएनए रिसर्च पर। अगर वेस्ट यूरेशियन लोगों का स्थलांतर भारत में हुआ है, ऐसा संशोधन सामने आया, तो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल पुथल होगा, ऐसा उन लोगों का पीटरसन और मुझे मानो धमकी देकर वो कह रहे थे। अभी 2018 में किताब प्रकाशित हुई, ये कह रहे हैं उन्होंने हमें मानो धमकी दी। अगर ब्राह्मण भारत के हैं, ऐसा रिसर्च अगर दुनिया के सामने आया और वो भारत में ज्यादा प्रचार हुआ,
तो ब्राह्मणों के लिए खतरा होगा, राजनीतिक उथल पुथल होगी, ऐसा वो हमें धमकी दे रहे थे। वे गोलमाल बातें कर रहे थे। उनके बातों से तो स्पष्ट हो रहा था कि भारत के बाहर से आए हुए यूरेशियन ब्राह्मणों का स्थलांतर हुआ है। इस तथ्य को उजागर होने से भारतीय उपखंड में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली घटना साबित होगी। वेस्ट यूरेशियन और भारतीय लोगों में आनुवांशिक संबंध व्यक्त करने के लिए सिंह और थंगराज इन्होंने जेनेटिक शेयरिंग यानी आनुवांशिक मिलावट इस अवैज्ञानिक संज्ञा का सुझाव दिया। एक नई कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई। उन्होंने कहा ऐसा मत कहो वेस्ट यूरेशियन, हम एक नई कॉन्सेप्ट लाते, जेनेटिक शेयरिंग यानी जेनेटिक मिलावट। इस नई संज्ञा का उन्होंने आगे किया, मगर तथ्य यही था कि हमारे रिसर्च से यही प्रमाणित हुआ कि प्राचीन समय में दो भिन्न भिन्न वांशिक समूह यहाँ रहते थे और उसी से वर्तमान के हरेक भारतीय तैयार हुए। मगर थंगराज और सिंह इनकी संकल्पना स्वीकार की गई तो इससे यूरेशियन ब्राह्मण का विदेशीपन छिप जाएगा। यह सुनकर हम अत्यंत दंग रह गए और सोचने लगे कि भारत की राजनीतिक वजह से हमें हमारा सच्चा रिसर्च सामने लाने के लिए कितनी बड़ी रुकावट है। उस समय शाम को दिवाली का त्यौहार होने के कारण बाहर पटाखे बज रहे थे, क्योंकि दिवाली यह भारत में महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है। एक लड़के ने हमारे कंपाउंड के बाहर खड़ी ट्रक के पहिए के नीचे पटाखा फेंक दिया था। अरे कल्पना कर रहे, कल मीटिंग में पटाखा ही बजा, हम दंग रह गए। वो तुलना कर रहे, एक बच्चे ने एक ट्रक के पहिए के नीचे एक पटाखा रख दिया था। पीटरसन और मैं, सिंह और थंगराज इनके साइंटिफिक इंस्टीट्यूट के गेस्ट रूम में अटके पड़े थे और वास्तव में क्या चल रहा था इस पर हम चिंता और चिंतन कर रहे थे। हमारे रिसर्च का क्या क्या असर होगा इसकी हमें कल्पना आ रही थी। इसलिए हमने ऐसा नया शब्द खोजने की शुरुआत की जो वैज्ञानिक दृष्टि से सही रहेगा और भौगोलिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा। इन लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप नई संकल्पना को लो। दूसरे दिन हमारा यह सारा ग्रुप सिंह के ऑफिस में इकट्ठा हो गए। इकट्ठा बैठकर भारतीय समूह के लिए हमने नया शब्द ढूंढ लिया। डिस्कस करके हमने ऐसा लिखा कि वर्तमान भारतीय लोग यह दो भिन्न भिन्न ऐसे आनुवांशिकता से बने हैं। वह आनुवांशिकता यानी ANI एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस और एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन ASI, और यह दो समूह एक दूसरे से उतने ही विभिन्न है जितने वर्तमान के यूरोपियन ईस्ट एशियन से ANI यह लोग यूरोपियन सेंट्रल एशियन इंस्टेंस है और कॉकेशियन लोगों से संबंधित है। मगर उनकी मूल भूमि कौन सी है, यह उनका स्थलांतर कैसे हुआ, इस बारे में हमने कुछ भी लिखा नहीं। ASI यह लोग भारत के बाहर से लोगों से संबंधित नहीं। ANI और ASI ये दो समूह भारत में अचानक एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, ऐसा हमने लिखा। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि वर्तमान भारत के हर एक व्यक्ति यह कम ज्यादा प्रमाण से सम्मिश्र आनुवंशिकता का है, ऐसी गलत फहमी होने के लिए सहायभूत हुआ। भारत के कुछ लोग यह वेस्ट यूरेशियन लोगों से संबंधित है तो कुछ लोग ईस्ट एशियन लोगों से संबंधित है। भारत का कोई भी समूह आनुवंशिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है, ऐसी गलतफहमी इन दो संकल्पनाओं के कारण पैदा हुई। साथियों, ANI और ASI ये जोर जबरदस्ती से ब्राह्मण्स लोगों ने थोप दिया। इस बात की कबूली मिस्टर रीस डेविड ने वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर इस किताब में लिख देने के कारण दुनिया वालों को पता चल गया ब्राह्मण विदेशी है, हिंसक कम्युनिटी यामनिया के वंशज है। उन्होंने हिंसा के जरिए से भारत के लोगों को गुलाम बनाया है। ये दुनिया को पता चल गई है, मगर भारत की प्रजा को मालूम न हो, ऐसा ब्राह्मणों का प्लान है और इसके लिए मीडिया के जरिए से ये मिस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अगर मीडिया झूठ प्रचार कर रहा है तो वसंत शिंदे को लीगल नोटिस भेज देना चाहिए। हमने वसंत शिंदे को लीगल नोटिस भेज दिया और क्रिमिनल
ऑफेंस का केस हमने उसके ऊपर दर्ज करने की पूरी कानूनन तैयारी की है। वसंत शिंदे को कोर्ट में आकर बोलना पड़ेगा इस डीएनए रिपोर्ट में ब्राह्मण यहाँ का है या नहीं है, नहीं तो बाप को बुलाना पड़ेगा, शायद उसको अपना डीएनए पर डाउट होगा, और मोहन भागवत को आना पड़ेगा। मोहन भागवत ये पर्दे के पीछे खेल खेल रहा है। ऐसे काशी यूनिवर्सिटी में उन्होंने तुरंत एक कॉन्फ्रेंस लिया, सब्जेक्ट रखा सिंधु सभ्यता पहले का और बाद का डीएनए, उसमें त्रिपाठी, पांडे, मिश्रा, शर्मा थे, और उन्होंने यहाँ तक चर्चा शुरू किया कि कुछ लोग बाहर से, आदिवासी समूह कुछ बाहर से आए हैं, यानी वही मामला है, ब्राह्मण भारतीय नहीं है और इस देश को वो गुलाम बनाना चाहते हैं हिंदू के नाम पर, हिंदू यानी गुलामों का देश वो ये करना चाहते हैं। साथियों, हमने प्लान बनाया, जैसे इसको लीगल नोटिस भेजा वैसे ही हमने पीटरसन, रिच डेविड और अन्य जो 97 लगभग 117 साइंटिस्ट हैं, इन लोगों को भी ये लीगल नोटिस की कॉपी भेजी। कल परसों तक उनके मेल हमें पहुंच रहे हैं, और जिन लोगों ने ब्राह्मणों को विदेशी कहा वो हमें मेल भेजकर कह रहे हैं हम आपके साथ में हैं, शर्त है भारत में बड़ी लड़ाई लड़ो, हम ग्लोबल लेवल पर आपके साथ रहेंगे। दुनिया के लोग इस बात को मान रहे हैं कि आपकी सही लड़ाई है, मगर मीडिया इसको छुपा रहा है। इसलिए हमने हमारी भारतीय मूल निवासी प्रजा को समझने के लिए 250 पन्ने का डीएनए के ऊपर रिसर्च किताब लिखा और राखी गढ़ी का डीएनए रिपोर्ट अनुवाद करके उसमें छापा, और 117 लोगों का डीएनए रिपोर्ट भी उसके अंदर छापा और सारा पोस्टमार्टम किया है। अब आखिरी बात कहकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। ये ब्राह्मण मोहन भागवत जहां हमारा काम चल रहा है उधर आ रहा है, हैदराबाद में गया और कहा कि 130 करोड़ हिंदू है, जैसा वो प्रचार कर रहे सभी हिंदू हैं, सारे लोगों का डीएनए मूल निवासी है। साथियों, अभी मैं उनके अंदर की बात आपको बताता हूँ। मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, तहकीकात शुरू हुई, उनके फोन टैपिंग हुए, उनके लैपटॉप जब्त किए गए, 48 वीडियोस उसमें पाए गए, गुप्त मीटिंग के रिकॉर्ड उन्होंने बना के रखा। फरीदाबाद 2008 का गुप्त मीटिंग हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की नेतृत्व में मीटिंग चल रहा था। सिंह नाम का काशी का व्यक्ति था, उनका ज्यादा डायलॉग है, और उसमें कुछ बीजेपी के लोग भी उपस्थित थे। उसमें मोहन भागवत का भी जिक्र है कि मोहन भागवत के साथ हमारा मीटिंग हुआ है। उसमें यह भी जिक्र है देश भर में बम ब्लास्ट करने के लिए एएसआई ने हमको पैसे दिए। उसमें यह भी जिक्र है कि हमारा एक चैनल होगा, बाद में सुदर्शन ऐसे चैनल उसी लिंक से जुड़े हुए, मगर उन्होंने कहा हमें वो जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है उसने हमें पैसा दिया। साथ ही उस मीटिंग में डिस्कशन हुआ बम ब्लास्ट से हमें क्या मिलेगा, हम बहुत सारे बम ब्लास्ट कर दिए, अब इसका हश्र क्या है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा हम लोग, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन विफल हो गया है, इसलिए अराजकता हो रही है, इसलिए बड़े पैमाने पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति भारतीय प्रजा का नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए हम बम ब्लास्ट कर रहे हैं। एक फिर उन्होंने कहा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने कहा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हटाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा स्थापित करना है। फिर दूसरे ब्राह्मण ने उसको कहा हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा। उसने हमारा ऑब्जेक्ट ये बताने के पहले उसने जवाब दिया, सिंह के क्वेश्चन को उसने अंग्रेजी में जवाब दिया, वी विल फाइट Constitution, we will fight this nation, we will fight Constitution, we will fight this nation because this nation is not ours। साथियों, गुप्त मीटिंग में टेररिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित कह रहा है भारत हमारा नहीं है। हमारा मीटिंग में तो सारे ब्राह्मण हैं, बम ब्लास्ट करने में सारे ब्राह्मण हैं, तो वो कह रहा है भारत ब्राह्मणों का यानी हमारा नहीं है, इसलिए
हमें भारतीय लोगों से द्रोह करना होगा और हमें संविधान का द्रोह करना होगा, ये उसने कहा। ये इसका संदर्भ मैं डीएनए रिसर्च के साथ जोड़कर सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, तो मुझे रहस्य पता चला 2001 में माइकल बामशात का डीएनए रिसर्च से ब्राह्मण नंगा हो गया, इसलिए ब्राह्मण विदेशी ऐसा प्रोपेगेंडा होगा, ये सोचकर ब्राह्मणों ने देश भर में 2001 के बाद ज्यादा बड़े पैमाने पर बम ब्लास्ट किए। ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हुए, इसलिए ब्राह्मणों ने बम ब्लास्ट किए और सारा ठिकरा मुस्लिमों के सर पर फोड़ दिया और मुसलमान के तरफ विदेशी मुसलमान इंडिकेट किया और ब्राह्मण अपने आप देशभक्त हो गया। ब्राह्मण विदेशीपन छुपाने के लिए दोबारा हिंसा का सहारा लिया। ये एक तथ्य सामने आया। दूसरा तथ्य सामने आया कि ब्राह्मणों ने सोचा अब हम नंगे हो रहे हैं, बाम से प्रचार कर रहा है, बहुत बड़ा संगठन है। मोहन भागवत ने एग्री किया, उसके हिंदुत्व 2 पार्ट में उसकी मुलाकातों का किताब 2016 में लिया। खुश बोले ये साउथ इंडिया कर्नाटका का ब्राह्मण है, उसको सवाल पूछा हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए रुकावट कौन है, तो मोहन भागवत ने कैमरा लगाकर वीडियो में सवाल दिया, उसको बुकलेट बनाया। वो किताब केवल कार्यकर्ता के लिए था, गलती से हमारे हाथ में आ गया। उसमें उसने जवाब दिया हिंदू राष्ट्र बनने के लिए सबसे बड़ी रुकावट बामसेप है, हम इसमें एंट्री नहीं कर सकते। मगर कुछ विद्रोही आदिवासी को वनवासी के नाम पर अपने पास लो, एससी के लोगों को समरसता के नाम पर उनको पुरस्कार दो, अध्यक्ष बनाओ, मगर बामसेप में एंट्री नहीं है। इसलिए उसने कार्यकर्ता को संदेश दिया बामसेप के ऊपर निगरानी रखो। डर रहा है तो साथियों दूसरा एक कंक्लूजन मेरे सामने आया, अपना विदेशीपन छुपाने के लिए लगातार बम ब्लास्ट किए। दूसरा कंक्लूजन आया अगर बामसेप के माध्यम से 6 लाख गांवों में ये अगर संदेश गया, झटके से गया कि ब्राह्मण यूरेशिया के हैं और वो विदेशी है, तो ब्राह्मण को जल्द से जल्द ये लोग बख्शने वाले नहीं, ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ब्राह्मण अपराध बोध में ज़्यादा रहता है, तो ब्राह्मण ने दूसरा बड़ा काउंटर एक्शन किया और वो काउंटर एक्शन ईवीएम मशीन का घोटाला। ईवीएम घोटाला करने के लिए ब्राह्मण एकदम कैसे तैयार हो गए, इसका मूल कारण है डीएनए से ब्राह्मण विदेशी हो गए। ब्राह्मणों को डर सताने लगा अगर हम ईवीएम में घोटाला नहीं करेंगे तो एब्सोल्यूट पावर हमारे पास नहीं आएगी। इसके लिए उन्होंने ईवीएम घोटाला किया और ये एनआरसी और कैप को पारित करने के लिए उनके पास पावर कहां से आ गई है। ईवीएम घोटाला करने के कारण ईवीएम का संबंध डीएनए से है, ईवीएम घोटाले का संबंध डीएनए से है और अपना आतंकवादी और विदेशीपन छुपाने का संबंध बम ब्लास्ट से है। ये इनके प्रति करुणा भी करने लायक नहीं है। ये हमारी सभ्यता को नष्ट करते, हमारी भाषा को नष्ट कर रहे और हमारी देश में हमारे ऊपर आंखें ऊपर कर रहे हैं। इसलिए साथियों हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही अपेक्षा और विनती करेंगे कि आपको भी जल्द से जल्द क्विट इंडिया जैसा मूवमेंट घोषित करना होगा, ऐसा हम विनती करते हैं।